नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की ताजा और मुख्य समाचार और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं। इसके तहत देश के 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में करीब 18,640 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। प्रत्येक किसान को 2,000 रुपए मिलेंगे। बिहार में लगभग 73.34 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि मुजफ्फरपुर जिले के करीब 3.71 लाख किसानों के खातों में भी यह राशि पहुंचेगी। अधिकारियों के अनुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और किसान अब इस किस्त के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी लक्ष्मी भंडार योजना को लेकर नियम और सख्त कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा, तभी इस महीने योजना की राशि उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने ये भी कहा है कि संयुक्त बैंक खातों में इस योजना का पैसा नहीं भेजा जाएगा। इस कदम का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता बढ़ाना और सही लाभार्थियों तक ही आर्थिक सहायता पहुंचाना है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच रसोई गैस की कमी को लेकर चल रही खबरों पर केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। सरकार के अनुसार देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को सिलेंडर की डिलीवरी लगभग 2.5 दिन के भीतर कर दी जाएगी। ऊर्जा आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने राज्यों के लिए विशेष योजना भी तैयार की है। इसके तहत राज्यों को करीब 48,000 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन जारी किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध रहे। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर जमा करने से बचें। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा संकट के बीच भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। वैश्विक वित्तीय संस्था नोमुरा के अनुसार इन परिस्थितियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रह सकती है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2026 से 27 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7% रह सकती है। हालांकि ऊर्जा लागत बढ़ने के कारण विकास दर के अनुमान में थोड़ी कटौती की गई है। साथ ही महंगाई के अनुमान को भी पहले के 3.8% से बढ़ाकर करीब 4.5% कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में कीमतों पर कुछ दबाव देखने को मिल सकता है। अनिल अग्रवाल ने भारत के बढ़ते आयात को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल और लगभग 95% सोना विदेशों से मंगाता है, जबकि देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि जटिल नीतियों और अनुमति प्रक्रियाओं के कारण देश अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहा है। उन्होंने खास तौर पर हिंदुस्तान जिंक और भारत एल्यूमिनियम कंपनी का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर खनन और संसाधन विकास को सही नीतिगत समर्थन मिले तो भारत आयात पर अपनी निर्भरता काफी कम कर सकता है। उनके अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करने से देश की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। राजधानी न्यू दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में अलग अलग रुख देखने को मिला। चांदी की कीमत में जोरदार तेजी आई और ये लगभग 1,500 रुपए बढ़कर करीब 2,76,500 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई और इसका भाव करीब 400 रुपए टूटकर लगभग 1,65,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार में मांग और निवेशकों की रणनीति बदलने के कारण सोना और चांदी की चाल अलग अलग दिखाई दे रही है। कुछ निवेशक चांदी में खरीदारी बढ़ा रहे हैं, जबकि सोने में मुनाफा वसूली के कारण कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से बाजार में दोनों धातुओं की दिशा फिलहाल उल्टी दिखाई दे रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से टेलीफोन पर बातचीत की और मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। दोनों नेताओं के बीच युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला सीधा संपर्क माना जा रहा है। बातचीत के दौरान क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। साथ ही भारत और ईरान के बीच संबंधों को और मजबूत करने तथा आपसी सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति बाधित होने से रेस्टोरेंट कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर के लगभग 70% से अधिक रेस्टोरेंट इस स्थिति से प्रभावित हुए हैं। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कमी के कारण कई रेस्टोरेंट अनियमित रूप से खुल रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर सीमित मेन्यू के साथ सेवाएं दी जा रही हैं। इसका असर शादियों, कैटरिंग और ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाओं पर भी देखने को मिल रहा है। कारोबारियों का कहना है कि अगर गैस की सप्लाई जल्द सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में दिक्कत और बढ़ सकती है। दिल्ली में गर्मी से पहले पानी की किल्लत से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समर एक्शन प्लान 2026 को लेकर समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को सभी इलाकों में पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार का कहना है कि गर्मियों में पानी की कमी ना हो, इसके लिए एक टैंकर व्यवस्था, जल आपूर्ति प्रणाली और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य है कि राजधानी के लोगों को गर्मी के मौसम में पानी की परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रेटर नोएडा में एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती मांग के कारण उपभोक्ताओं को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन बुकिंग के दौरान सर्वर पर ज्यादा लोड होने से कई लोगों की बुकिंग नहीं हो पा रही है। इस स्थिति को देखते हुए जिला पूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे रात के समय सिलेंडर की बुकिंग करें ताकि आसानी से बुकिंग हो सके। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से हॉस्टल और रेस्टोरेंट में भी खाना बनाने में दिक्कत आ रही है और कुछ जगहों पर लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। प्रशासन ने कालाबाजारी को रोकने के लिए अभियान भी शुरू किया है ताकि एलपीजी की आपूर्ति सही तरीके से लोगों तक पहुंच सके। हरियाणा में रसोई गैस की कमी को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। अधिकारियों के अनुसार घरेलू एलपीजी की सप्लाई सामान्य है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय हालात और सप्लाई चेन में कुछ दिक्कतों के कारण कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता पर अस्थायी असर पड़ा है। सरकार का कहना है कि जल्द ही कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति भी सामान्य कर दी जाएगी। प्रशासन ने गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और कई जगहों पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और जरूरत से ज्यादा गैस सिलेंडर जमा ना करें। हरियाणा में अपराध नियंत्रण को मजबूत करने के लिए सरकार ने नई सुरक्षा योजना तैयार की है। इसके तहत कुछ जिलों में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएंगी और 3 नए साइबर क्राइम थानों की स्थापना की जाएगी। साथ ही राज्य में आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए एंटी टेररिज्म स्क्वाड का गठन भी किया जाएगा। योजना के तहत पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने पर भी जोर दिया गया है। महिला थानों को मजबूत किया जाएगा और सड़क पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को बॉडी वॉर्न कैमरेज दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य है कि साइबर अपराध, संगठित अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों पर तेजी से कार्रवाई हो सके और लोगों की सुरक्षा बेहतर की जा सके। बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की जा रही है। मुंगेर यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया गया है कि वो अपने अंतर्गत आने वाले 5 जिलों के 19 ऐसे प्रखंडों में स्नातक की पढ़ाई शुरू करे जहां अभी तक कोई कॉलेज नहीं है। इस पहल का उद्देश्य उन छात्रों को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा का अवसर देना है जिन्हें अब तक पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। बताया जा रहा है कि कुछ प्रखंडों में इसी शैक्षणिक सत्र से डिग्री पाठ्यक्रम शुरू हो सकते हैं, जबकि बाकी जगहों पर 2026 से 27 सत्र से पढ़ाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है। सहीबाबाद के साइट 4 औद्योगिक क्षेत्र में बिजली आपूर्ति मजबूत करने के लिए नया विद्युत उपकेंद्र तैयार कर लिया गया है। करीब 7.50 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 20 मेगावाट क्षमता वाले उपकेंद्र से क्षेत्र की 2000 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को बड़ा लाभ मिलेगा। लंबे समय से उद्योगों को बिजली कटौती की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस नए उपकेंद्र के शुरू होने से बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर होने की उम्मीद है। इससे औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी और उत्पादन पर पड़ने वाला असर कम होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के सभी सरकारी भुगतानों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी विभागों से कहा है कि 31 मार्च से पहले सभी भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से ही निपटाए जाएं। इसके साथ ही विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर वित्तीय स्वीकृतियां पूरी करें और अपने बिल निर्धारित समय सीमा के भीतर कोषागार यानी ट्रेजरी में जमा कर दें। सरकार का उद्देश्य है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले सभी भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाएं।
योगी आदित्यनाथ 18 मार्च को उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल के जरिए निवेशकों को विभिन्न सरकारी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC लेने की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत निवेशकों को सिंगल क्लिक पर जरूरी अनुमतियों और प्रोत्साहन राशि से जुड़ी जानकारी मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे निवेश प्रक्रिया तेज होगी और राज्य में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। साथ ही कार्यक्रम के दौरान कुछ निवेशकों को प्रोत्साहन राशि भी वितरित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से संबद्ध सरकारी स्कूलों में 520 पदों पर आउटसोर्स के आधार पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दिया है। योजना के अनुसार इन पदों पर विभिन्न शिक्षकीय और सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जा सकती है ताकि स्कूलों में स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। भर्ती प्रक्रिया आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी और चयन के बाद उम्मीदवारों को तय मानदेय के आधार पर सैलरी दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक सरकार से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया और वेतन से जुड़ी पूरी जानकारी जारी की जाएगी। इससे राज्य के कई युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने की उम्मीद है। देश में LPG आपूर्ति, महंगाई और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के मुद्दे पर संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरते हुए तीखा विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। इस दौरान कुछ विपक्षी सांसद थाली और चम्मच लेकर सदन के वेल में पहुंच गए और प्रदर्शन किया, जिसके कारण संसद की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित भी हुई। विपक्ष का आरोप है कि देश में LPG की आपूर्ति और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है, जबकि सरकार का कहना है कि आपूर्ति व्यवस्था को सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार के मिशन रोजगार अभियान के तहत युवाओं को सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी कड़ी में मोहाली में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 818 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही पिछले 4 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा दी गई सरकारी नौकरियों की कुल संख्या बढ़कर 65,264 हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाया गया है ताकि योग्य युवाओं को बिना किसी सिफारिश के अवसर मिल सके। उन्होंने विभिन्न विभागों में हुई नई नियुक्तियों का भी उल्लेख किया और चयनित युवाओं से ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने युवाओं से पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार करीब 7.5 लाख कर्मचारियों का पूरा सेवा रिकॉर्ड डिजिटल करने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत कर्मचारियों की ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक की सभी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी, जिसे डिजिटल कुंडली के रूप में तैयार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य सेवा संबंधी विवादों और अदालती मामलों को कम करना तथा कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का जल्दी समाधान करना है। इस नई व्यवस्था में कर्मचारियों के अवकाश, स्थानांतरण, पदोन्नति और विभागीय जांच जैसे सभी मामलों का प्रबंधन ऑनलाइन किया जाएगा। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और रिकॉर्ड सुरक्षित तरीके से डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा। इन्फोसिस का नया कैंपस मोहाली में स्थापित होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया। करीब 286 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कैंपस से लगभग 2700 युवाओं को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.55 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिनसे लगभग 5.44 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। सरकार का लक्ष्य राज्य में औद्योगिक विकास को तेज करना और युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना है। जमशेदपुर में किसानों की आय बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन और उद्यान विभाग ने अदरक की खेती को बढ़ावा देने की नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 261 किसानों को करीब 69 हेक्टेयर भूमि पर सुप्रभा किस्म के अदरक की खेती कराई जाएगी। किसानों को मुफ्त बीज के साथ साथ वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बेहतर हो सकें। अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और क्षेत्र में बागवानी आधारित खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उत्तराखंड में छात्रों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 21,743 मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की है ताकि उन्हें पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल सके। सरकार का उद्देश्य प्रतिभाशाली और जरूरतमंद छात्रों को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। अधिकारियों के अनुसार इस पहल से हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी और वे बिना आर्थिक परेशानी के अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकेंगे। धनबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली डेयरी उत्पादों की खेप पकड़ी है। अधिकारियों ने पटना से बोकारो जा रही बुंदेला बस की जांच के दौरान करीब 1400 किलो नकली पनीर और 90 किलो नकली घी जब्त किया। बताया जा रहा है कि इन उत्पादों को शादी के सीजन में बाजार में खपाने की तैयारी थी। विभाग ने जब्त सामान को जांच के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में वाणिज्यिक एलपीजी की कमी का असर अब उद्योगों पर भी दिखने लगा है। गैस की किल्लत के कारण कई सहायक इकाइयों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है, जिससे टाटा मोटर्स के करीब 11,000 वाहनों के उत्पादन लक्ष्य पर संकट मंडरा रहा है। उद्योगों का कहना है कि गैस आपूर्ति बाधित होने से पूरी सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है और कंपनियों के नकदी प्रवाह पर भी असर पड़ रहा है। वहीं टाटा स्टील के वायर डिवीजन में भी एलपीजी की कमी के कारण कैंटीन के मेन्यू में बदलाव करना पड़ा है, जिससे कर्मचारियों के दैनिक भोजन पर भी असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग में 400 लेक्चरर और 400 असिस्टेंट लेक्चरर सहित कुल 800 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। नादौन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इन भर्तियों से राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके साथ ही सरकार ने हमीरपुर में कैंसर अस्पताल और मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के निर्माण के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत करने की घोषणा की है, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। असम विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हेमंत सोरेन की बढ़ती सक्रियता के बीच कांग्रेस नेताओं ने रांची में उनसे मुलाकात की, जिससे संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस दौरान गौरव गोगोई और असम जातीय परिषद के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सीट बंटवारे और सहयोग के मुद्दों पर बातचीत हुई है। इन मुलाकातों के बाद असम की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावनाएं भी तेज हो गई हैं। जम्मू और कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 की चौथी तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ पर 7.1% ब्याज दर तय की है। यह दर 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों की बचत पर मिलने वाला रिटर्न बढ़ेगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और उनके भविष्य निधि खाते में जमा राशि पर तय दर से ब्याज जोड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी 14 मार्च को कोलकाता का दौरा करेंगे, जहां वे करीब 18,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं, जिनसे राज्य के विकास को गति मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में आगामी चुनावों से पहले ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और इससे क्षेत्र में विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी। वेस्ट बंगाल के स्कूलों में एलपीजी की कमी का असर अब मिड डे मील योजना पर भी दिखाई देने लगा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण गैस आपूर्ति प्रभावित होने से कई स्कूलों में खाना बनाने में दिक्कत आ रही है। हावड़ा के 2 स्कूलों में मिड डे मील बनना बंद हो गया है, जबकि कई अन्य स्कूलों में लकड़ी जैसे वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल कर भोजन तैयार किया जा रहा है या सीमित मात्रा में खाना परोसा जा रहा है। इससे छात्रों को मिलने वाले नियमित भोजन पर असर पड़ने की चिंता बढ़ गई है। बिहार में 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में एनडीए के विधायकों की पटना में बैठक हुई, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। माना जा रहा है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 5वीं सीट जीतने के लिए विशेष योजना बना रहा है। इस दौरान विधायकों को निर्देश दिया गया कि वे मतदान तक पटना न छोड़ें। जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को 2-2 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि 5वीं सीट को लेकर सियासी समीकरण और रणनीति पर लगातार मंथन जारी है।
इंडियन रेलवेज ने अमृत भारत एक्सप्रेस की धनबाद पोतनूर स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल जारी कर दिया है और इसमें यात्रा के लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार ये ट्रेन धनबाद से पोतनूर तक करीब 45 घंटे 20 मिनट में पहुंचेगी, जबकि पोतनूर से धनबाद आने में लगभग 45 घंटे 45 मिनट का समय लगेगा। इस स्पेशल ट्रेन के शुरू होने से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद है।